गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, रिकर्जन। रिकर्जन वैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। रिकर्जन क्या है, इज़ अ स्पेशल केस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। फॉर एग्जांपल इसने दिया है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, अगर आपको फाइंड करना है लेकिन किसकी हेल्प से, यूजिंग रिकर्जन की हेल्प से। तो कैसे करेंगे हम देखिए, पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद डबल हमने डाटा टाइप लिया क्योंकि फैक्टोरियल आप किसी बड़े नंबर का निकालेंगे तो वो काफ़ी, फैक्टोरियल जब निकालते हो आप तो वो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा तो उसकी रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने डाटा टाइप डबल यूज़ की। फंक्शन का नाम हमने क्या रखा, फैक्टोरियल, और ये हमने क्या ले लिया, वेरिएबल इंट एन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल लिया, उसकी टाइप भी हमने क्या रखी, डबल, और उस वेरिएबल का नाम हमने क्या दे दिया, फैक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हमने कहा कि ये नंबर अगर इक्वल टू ज़ीरो है, उसको कंपेयर किया कि अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो वो वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, 1। ठीक है, और अदरवाइज कैसे निकालेंगे हम इस फैक्ट की वैल्यू, फैक्ट इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। जैसे n का फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं तो n इंटू फिर फैक्टोरियल किसका निकालेंगे, n-1 का। ठीक है, फिर वापस से n-1 का निकाल के फिर दोबारा से, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, रिकर्सिव कॉल। देखो फंक्शन को ही डिफाइन किया और उसी के अंदर हम उसी को फिर क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बार बार। तो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इसी को ही तो हम क्या बोलते थे, रिकर्जन। ठीक है, फिर ये कब तक चलता रहेगा, इसी तरीके से जब तक कि n ज़ीरो नहीं हो जाता। n जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो वो 1, यहाँ पर आपको मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तब ये क्लियर होगा। अभी फिलहाल फंक्शन की डिफाइनिंग में आप ये देख लीजिए, n इक्वल टू ज़ीरो तो 1 रिटर्न कर रहा, अदरवाइज फैक्ट इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, और फिर फैक्ट की वैल्यू को लास्ट में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया नम। ठीक है, वो नंबर जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। एक हमने फैक्ट वेरिएबल लिया है और क्लियर स्क्रीन यूज़ किया। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया, एंटर आ नंबर। ठीक है, और उस नंबर को इनपुट करा दिया हमने। उसके बाद फिर से हमने फंक्शन को कॉल किया है फैक्टोरियल, और इसमें जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो क्या लिया हमने, नम। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जिसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉलिंग होगी फैक्टोरियल फंक्शन की, तो वो किस पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और n की वैल्यू वही ले लेगा जो आप नम में वैल्यू डालेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो इसको रन करेगा। अभी मैं बताती हूँ ये कैसे करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे हो रही है फंक्शन की कॉलिंग, एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट एफ क्या प्रिंट कर देगा, फैक्टोरियल ऑफ, वो नंबर आएगा पहले और वो नंबर इंट टाइप का लिया तो इसलिए %d, और यहाँ नम, इसकी वैल्यू यहाँ चली जाएगी, इज़, और जो वैल्यू आएगी वो किस में, डबल में डाली है तो वो डेसिमल टाइप भी हो सकती है, तो इसीलिए %f, फैक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या लिखते हैं, गेट ch। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जैसे इसने एक नंबर क्या लिया, एंटर अ नंबर, ये मैसेज प्रिंट हुआ और नम में क्या वैल्यू डाल दी, 4। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद यहाँ से काम शुरू होगा, नम में 4 वैल्यू डाली, फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ, नम की जगह अब वैल्यू क्या आ गई, 4, तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा और ये वैल्यू 4 यहाँ n की जगह चली जाएगी। और ये बात समझ में, ठीक है। उसके बाद n को चेक करेगा, 0 के इक्वल नहीं है तो एल्स पोर्शन में चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, फैक्ट इक्वल टू n यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि 3, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, और फैक्टोरियल ऑफ 3 को फिर से कॉल करेगा। ठीक है ना, तो अब n की वैल्यू यहाँ क्या चली गई है, 3। ठीक है, 3 को फिर से 0 से कंपेयर करेगा, नहीं है तो फिर यहाँ चला जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया है, शुरू में फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल किया था तो आपके पास n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 था, यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 आ गया है। ठीक है, फिर दोबारा से उसने इसी फंक्शन को कॉल किया 4 इंटू, और फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 दोबारा से कॉल हुआ तो उसकी जगह पे फिर से n इंटू n-1। अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3, तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3-1 यानी कि 2। ठीक है, फिर से 4 इंटू 3 तो एज इट इज़, फैक्टोरियल ऑफ 2 को फिर से कॉल किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1।
ठीक है। फिर से 4 इंटू 3 इंटू 2 एज इट इज़, फैक्टोरियल ऑफ 1 को फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि 0। और जब n इक्वल टू 0 है तो आपके पास वो क्या रिटर्न कर देगा 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू वो क्या रिटर्न कर देगा 1। तो इसको कैलकुलेट करके वो वैल्यू किस में चली गई है फैक्ट में। तो फैक्ट में अब क्या जा चुका है 24। तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा फैक्ट की वैल्यू को, यानी कि 24 इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एस्केप की कंडीशन है। जब n इक्वल टू 0 होगा उसकी वैल्यू 1 रिटर्न करते ही 1 रिटर्न होगी जैसे ही, तो वो यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा और फंक्शन से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू ना डालूँ तो देखिए ये बार बार खुद को ही कॉल करता रहेगा, कभी भी इस फंक्शन से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसने बोला इसको एस्केप कंडीशन। तो हमेशा ऐसे केस में यानी कि रिकर्जन में हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, एक एस्केप कंडीशन डालनी पड़ती है। और मोस्टली वो एस्केप कंडीशन हम किसके साथ डालते हैं, इफ स्टेटमेंट के साथ डालते हैं। ठीक है, अगर आप एस्केप कंडीशन नहीं डालोगे तो वो रिकर्सिव लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बार बार वही चीज़ रिपीट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल इसने दिया है, हैश इंक्लूड stdio.h void main, इसके अंदर इसने लाइन प्रिंट कर दी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लूप रिकर्जन। ठीक है, क्या होगा, मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद उसने फिर से मेन फंक्शन को ही कॉल किया, मेन फंक्शन ने खुद को ही कॉल किया, तो रिकर्जन का ही एग्जाम्पल है, रिकर्सिव कॉल है। फिर से मेन फंक्शन पे चला गया, फिर से स्टेटमेंट को उसने प्रिंट करा दिया, फिर मेन फंक्शन को कॉल किया, फिर से प्रिंट करा दिया। तो ये प्रोसेस तो चलती ही रहेगी। इनफाइनाइट लूप में फंस गया ना, क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर बार बार यही लाइन प्रिंट होती रहेगी, रुकेगी ही नहीं कभी भी। इनफाइनाइट लूप में अंदर वो फंस जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको रिकर्जन में ये ध्यान रखना है कि आपको एस्केप कंडीशन ज़रूर डालनी है ताकि वो उससे बाहर निकल सके। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्रोग्राम टू जनरेट फर्स्ट एंड फेबोनिकी टर्म्स यूजिंग रिकर्जन। इसमें वैसे आप फेबोनिकी टर्म्स का एग्जाम्पल कर चुके हो, जनरेट फर्स्ट एंड फेबोनिकी टर्म, लेकिन अब उसको हम किसकी हेल्प से करेंगे, रिकर्जन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले ये फेबोनिकी के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन का नाम हमने दे दिया क्या, FIB, और उसकी टाइप क्या ले ली, इंट। साथ में हमने क्वालिफायर इसमें ऐड किया है लॉन्ग, तो इसका साइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसका हमने जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसका नाम क्या दे दिया, n, जो कि इंटीजर टाइप का ही लिया है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने क्या बोला, अगर n इक्वल टू 1 है कि एक ही टर्म हमें जनरेट करानी है, तो शुरू वाली टर्म तो स्टार्टिंग में हम क्या रखेंगे 0, तो वो क्या रिटर्न कर देगा 0। अगर 2 टर्म जनरेट करानी है, n की वैल्यू 2 है, तो वो नेक्स्ट टर्म क्या रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, और एल्स अदरवाइज क्या करेगा, रिटर्न फेबोनिकी ऑफ n-1 प्लस फेबोनिकी ऑफ n-2। देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, एक बार तो n-1 के लिए और एक बार n-2 के लिए। तो ये भी एक हमने फंक्शन कॉलिंग किया है एज एन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकर्जन ही हो रहा है, वो फंक्शन खुद को ही क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ठीक है, 2 बार, एक बार n-1 के लिए और एक बार n-2 के लिए। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है फेबोनिकी टर्म में मैं आपको बता चुकी हूँ, शुरू की वैल्यू तो 0 ही लोगे, उससे नेक्स्ट भी हमने फिक्स कर दी 1, ये 2 तो हमने फिक्स कर दी। अगर n 1 है तो फर्स्ट टर्म 0 प्रिंट करेगा, n अगर 2 है तो नेक्स्ट टर्म वो 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और उससे आगे हम इन नंबर्स का सम करते हैं, किसका, n-1 का और n-2 का। जैसे थर्ड टर्म की हम बात करें, n इक्वल टू 3 है, तो आप किस दोनों टर्म को ऐड करोगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म को, यानी कि n-1 और n-2 इन दोनों को ऐड करोगे, फिर 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो बार बार ये प्रोसेस करनी है, तो इसके लिए हमने ये लगाया n-1 और n-2। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर देखिए हमने 2 आर्ग्यूमेंट लिए n और i। इसमें देखिए बार बार हमें ये चीज़ रिपीट करानी है, तो उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, और लूप के लिए आपको काउंटर वेरिएबल चाहिए, वो हमने i लिया है। n हमने टोटल नंबर ऑफ जितनी टर्म्स जनरेट करानी है उसके लिए लिया है। ठीक है, प्रिंट एफ हमने मैसेज प्रिंट किया, एंटर द नंबर ऑफ फेबोनिकी टर्म। तो सबसे पहले मेन फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा और इस लाइन को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। उसके बाद n की वैल्यू हम एंटर करा देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल में उसने क्या दे रखी है, n की वैल्यू 10 डाल रखी है। फिर मैसेज प्रिंट करेगा द %d फेबोनिकी टर्म्स आर, और %d की जगह क्या आ जाएगी, n की वैल्यू। तो ये लाइन कैसे प्रिंट होगी, द n फेबोनिकी टर्म्स आर। ठीक है, अब यहाँ से लूप लगाया हमने, क्योंकि n टर्म्स चाहिए, तो हम
पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, इस तरीके से बार बार फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो इसीलिए हमने लूप लगाया i इक्वल टू 1 से कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n तक, और i में ऐड करते जाएंगे। जैसे i की वैल्यू शुरू में क्या ली, 1, तो प्रिंट f यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, जो फिबोनाची 1, यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिबोनाची i की वैल्यू, एक्चुअल आर्गुमेंट क्या हो गया 1, तो यहाँ पर जाएगा वो n की वैल्यू क्या ले लेगा 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 ली तो वो क्या रिटर्न कर देगा 0, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इसकी जगह पर जो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू क्या आई है 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। फिर लूप अभी चल रहा है, क्योंकि जब तक i n के इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि 10 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब i की वैल्यू वो क्या ले लेगा 2, तो फिब और i की वैल्यू क्या चलेगी 2, फिर से फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ n की वैल्यू क्या जा चुकी है 2, अब n की वैल्यू अगर 2 है तो वो क्या रिटर्न कर रहा है 1, तो इसकी जगह पर वो 1 वैल्यू को रिटर्न कर देगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट 1, ठीक है। /t दे रखा हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, इसीलिए इनके बीच में स्पेस आएगा, ठीक है। यहाँ 1 प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू वो क्या लेगा, i प्लस प्लस चल रहा है ना, 2 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 3, i की वैल्यू ले ली 3, तो यहाँ n में क्या चला गया है 3। अब 3 ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना ये, तो यहाँ पर आ गया, तो क्या रिटर्न करेगा, फिबोनाची 3 - 1 को कॉल करेगा प्लस फिबोनाची 3 - 2 को, यानी कि फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1। जब 2 है तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1, और जब यहाँ पर 1 है तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0, तो क्या ऐड हो जाएगा 1 + 0, क्या रिटर्न कर देगा 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी थर्ड भी 1, ठीक है। अब फिर n की वैल्यू क्या लेगा 4, ठीक है, फिबोनाची 4 जाएगा तो फिर से इस कंडीशन पर आ गया, तो यहाँ पर 4 - 1 3 के लिए फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर 4 - 2 2 के लिए फंक्शन कॉल होगा। जब 2 के लिए कॉल होगा तो 1 वैल्यू रिटर्न कर देगा, और जब 3 के लिए कॉल होगा तो फिर से वापस एल्स पे चला जाएगा, और अभी 3 के लिए मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो क्या करेगा वो, जो 3 की वैल्यू आई थी और जो 2 की वैल्यू आई थी उनको ऐड कर देगा, यानी कि 3 के लिए तो 1 वैल्यू आई थी और 2 के लिए भी 1, तो 1 + 1 2 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी जब तक कि i किसके इक्वल ना हो जाए, 10 के इक्वल ना हो जाए। जैसे i की वैल्यू 11 होगी वो लूप से बाहर हो जाएगा, तो ये फर्स्ट 10 टर्म्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर भी हमने फिबोनाची टर्म्स को जनरेट करने के लिए, फर्स्ट 10 फिबोनाची टर्म्स को जनरेट करने के लिए किसकी हेल्प ली, रिकर्जन की, क्योंकि फंक्शन खुद को ही क्या कर रहा है, यहाँ पर भी कॉल कर रहा है।